MIM के जिम्मेदार यहाँ के वार्ड अध्यक्ष से मैं अगर बात शुरू करूँ, रईस अहमद साहब, यहाँ के विधानसभा इंचार्ज इंतजार साहब, उपाध्यक्ष सईद मलिक साहब, यहाँ के जिला अध्यक्ष ऐनी करीमी साहब, यहाँ के EDMC के इंचार्ज दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी शाह आलम सिद्दीकी साहब, इस पूरे प्रोग्राम को सजाने वाले अजहर अली अंसारी साहब, हमारे बराबर वाले वार्ड के आवेदन करने वाले डॉक्टर अनवार साहब, खजूरी खास से आवेदन करने वाले हसन तैयूब साहब और इसी वार्ड से दूसरे हमारे मौजूद साथी फखरुद्दीन अंसारी साहब, निजाम साहब और मेरे साथी खजूरी खास बच्ची खजूरी से तशरीफ लाए और बहुत ही खूबसूरत लघु लहजे में अंदाज में जो दामन मारवा रहे सरताज सैफी साहब, शाह मोहम्मद साहब, हमारे जो पुलिस सेक्रेटरी के जार हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब और मेरी माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मिला, लोग साथ आते गए, काफिला बनता गया। तो दोस्तों, आज ये जो काफिला नजर आ रहा है, ये अब से 8 महीने पहले जो हमने सफर शुरू किया था, जिस हाल में हमें MIM दिल्ली में मिली थी, हमने उस दिन से जो अपना सफर शुरू किया है, आज तक हम हमारी मंजिल पे नजर है और हम अपना काम अपनी उसी जुस्तजू, उसी जोश और उसी अज़्म के साथ कर रहे हैं जिनसे हमने पहले जो वादा किया था बैरिस्टर वैसी साहब से, उनसे मैंने ये वादा किया था कि वैसी साहब आप पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नजरें उठाए देख रहा है, लेकिन आपकी तवज्जो दिल्ली की तरफ कम है और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि दिल्ली का मुसलमान ज्यादा होशमंद है, ज्यादा अवेयर है और दिल्ली चूंकि रकबे में छोटी है, आबादी में भले ज्यादा है, इसलिए इसको सर करना आसान है और वैसे भी सियासी तौर पे ये इतने बड़े मुल्क की राजधानी है। अगर यहाँ मजलिस कामयाब होगी तो ये कामयाबी पूरे हिंदुस्तान की मानी जाएगी। इसलिए आप मुझे मौका दीजिए और मुझे ये मौका दीजिए कि मैं दिल्ली की खिदमत कर सकूँ। तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि करीम रफीक साहब आप जाइए, आपके पास पूरे अख्तियार हैं, आप अपने अंदाज से पूरे अपनी दिल्ली को चलाएं। और वही बात आज भी दोहराई उन्होंने, आज भी टेलीफोन पे बात हुई उनसे और उन्होंने मुझसे कहा कि करीम साहब मैंने आपको दिल्ली के पूरे अख्तियार दिए हुए हैं, आप अपने अंदाज से चलाइए, आप अपने अंदाज से सजाइए। लेकिन मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दिल्ली की AIMIM एक सुर में बोल रही है, एक सूत्र में बन गई है। ऐसा नज़्म ज़ब्त बना है, डिसिप्लिन बना है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुस्तफाबाद से लेके ओखला तक या सीमापुर से लेके और जनकपुरी तक जहाँ जहाँ हमारी क्लिनिक है वो इसी तरह से सरगर्म है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दोनों टिकट मांग रहे हैं और दोनों माशाअल्लाह एक ही स्टेज पर बैठे हैं। ये है नज़्म, ये है समझे। आज जो मुसलमानों की ज़बान में जो और भी चीजें हैं उसके साथ साथ हम में आपस में सब्र का खत्म हो जाना, हम में आपस में एक दूसरे के लिए गुंजाइश का
एक दूसरे के लिए कसर खाने का जज्बा खत्म हो जाना, एक दूसरे के लिए इज्जत और ईसार के साथ पेश आने का जो जज्बा था वो खत्म हो जाना भी एक वजह है। तो ये हमने ये पहले दिन से कोशिश की कि जो MIM में रहेगा वो नज्म में रहेगा, क्योंकि नज्म में रहना ही इस्लाम की पहली हिदायत है। आपने देखा होगा जब आप मंदिर में दाखिल होते हो तो किस तरीके से अपनी चप्पलें लगाकर कैसे सब में एक साथ खड़े हो जाते हो। आप देखते हो ना, अपने कंधे मिलाते हो, अपने पैर मिलाते हो, देखते हो सब कुछ नहीं। और जैसे ही इमाम अल्लाह हुक्म कहता है, सलाम पढ़ता है, आप उसके हिसाब से अपने हाथ बांध लेते हो, अरे बच्चों सजदे में चले जाते हो। और जब वो हुक्म करता है कि जब वो सलाम फेरता है तो सलाम फेर देते हो। तो मेरे आका ने इस उम्मत को, जिस कौम को इस नज़्म सिखाया था, डिसिप्लिन सिखाया था कि आखिर ये कौम से दूर हो गई, इसलिए ये जलील हो गई, इसलिए ये ज़बान पजीर हो गई। तो हमने सबसे पहले काम ये किया कि सबसे पहले हमारे कैडर में नज़्म आ जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह पब्लिक में नज़्म आ जाए। दोस्तों बुजुर्गों, सियासत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप इलेक्शन लड़े और जीत जाए और ऐवानों में पहुंच जाए, नहीं। किसी भी जमहूरी निजाम में सियासत ही सब कुछ तय करती है। सियासत तय करती है कि आपके इलाकों में कैसी तालीम होगी, आपके इलाकों में कैसी सेहत की फैसिलिटी होगी, आपके इलाकों में किस तरीके से रोजगार के मौके होंगे, आपकी नस्लें किस तरीके से परवान चढ़ेगी, ये सब चीजें सियासत तय करती है। बदकिस्मती ये रही कि अब तक हम अपने यहाँ अपने नुमाइंदे जो चुनते रहे वो अपने रिश्तेदार को या मुस्लिम नाम का या उर्दू नाम का नुमाइंदा चुनते रहे। हमने कभी इस तरह तवज्जो नहीं की कि ये हम जो किसी पार्टी को चुन रहे हैं ये उस अपनी पार्टी का गुलाम है, ये अपनी पार्टी का पाबंद है, और उस पार्टी में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। और वो सारी पार्टियां आपका वोट तो लेती रही, लेकिन आपका इत्तेसाम करती रही और आपको नजरअंदाज करती रही, और इस बात का आपको एहसास कराती रही कि देखो तुम्हारा कोई मसला हो सकता है तो यही हो सकते हैं, और उनमें आपस में मुराफकती होती रही। यानी एक ने तो आपको डर दिखा के दूसरे का वोट दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने आपको डर दिखाकर अपना वोट लिया, और कांग्रेस ने आपको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के आपका वोट दिया। सच बात यह है कि ना कांग्रेस आपकी थी ना भाजपा आपकी थी, इन दोनों ने आपको आखिर यहाँ पहुंचा दिया। क्या आबादी में तो कहीं 20% हो, कहीं 15% हो, लेकिन अगर आप जो दिल्ली के और शोबे चेक करोगे, चाहे वो तालीम का शोबा हो, रोजगार का शोबा हो, या कोई भी किसी भी पैरामीटर हो, वहां पे आप अपनी आबादी के तनासुब से 1/4 भी नहीं हो। 1/4 भी आपके पास फैसिलिटी नहीं है, 5 जगह पे 1/10 में हिस्सा भी नहीं हो। और बदकिस्मती ये है कि बिहार चले जाओ कि आप अपनी आबादी से दुगने हो, बिहार के आप अपनी आबादी से दुगने हो टीवी के अस्पतालों में, आप अपनी आबादी के दुगने हो मजदूरों की जो चौके अपनी जगह जाके देखो मुसलमान कितना है। सवाल ये है कि इसकी इस तरफ तवज्जो हमारे बुजुर्गों ने नहीं दी, ये नहीं सोचा कि आखिर हमारी नस्लों का मुस्तकबिल कैसे ठीक होगा, और जहां ये बात सोच ली गई कि आखिर हमारी मुस्तकबिल कैसे सेफ होगा, और जहां उन्होंने ये काम कर लिया वहां पे आप देखें कि हालात तब्दील हो गए। मेरी मिसाल देना चाहता हूँ हैदराबाद की, तेलंगाना की, और इस बात से आपको मिसाल समझाना चाहता हूँ क्योंकि तरह तरह के लोग आपसे सवाल करते होंगे। आप जाहिर तौर पर जब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो कहीं ना कहीं MIM के लिए आपके दिल में नरम मोचा है, आप उसके हमदर्द है, तो लोग आपसे ये सवाल करते होंगे कि आखिर ये हैदराबाद से तो सिर्फ 8 सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आके ये बिहार में 20 सीटों पर लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ते हैं, और दिल्ली में भी ये 272 वार्डों में 70 वार्डों में लड़ने की बात करते हैं। कि आखिर किसी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं ये लड़के, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरीके का बदलाने वाले जुमले आपके सामने आते होंगे, लेकिन मैं इन दोनों तीनों बातों को समझाने के लिए आपके सामने ये मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि तेलंगाना और दिल्ली की आबादी बराबर है। तेलंगाना की आबादी भी 3.5 करोड़ है और दिल्ली की भी आबादी 3.5 करोड़ है। 2 करोड़ तो वोटर है दिल्ली में, और तेलंगाना में मुसलमान 12% है। 40 लाख तेलंगाना मुसलमान
मुसलमान रहता है। 40 लाख में वो 8 MLA मुसलमान जिताते हैं और अपने सारे मामलात को उन्होंने पिछले 60 साल से जो खिदमत की हैदराबाद की अपनी कौम की, उनको तालीम में, रोजगार में, उनके और जो सरकार से रिलेटेड मामला हैं सब में उन्होंने उनको ऊपर कर दिया और जो दूसरे शहरी हैं हैदराबाद के उनके बराबर ले आए। लेकिन हम दिल्ली में 15% थे। अगर दिल्ली के आपकी वोटर की बात करें और आबादी की बात करें तो हम यहाँ पे 40 लाख से भी ज्यादा बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 5 MLA बड़ी मुश्किल से बनते हैं। इसलिए 5 MLA बड़ी मुश्किल से बनते हैं कि उनको सिर्फ 5 ही टिकट दिए जाते हैं। छठा टिकट कोई पार्टी देती नहीं है तो आखिर जीतेगा कहाँ से? और वो MLA भी अपनी पार्टी के पाबंद होते हैं, वो अपनी पॉलिसी के पाबंद होते हैं, इसीलिए वो अपने इलाकों में वो काम नहीं कर पाते जो दिल्ली के दूसरे इलाकों में काम होते हैं। अगर आप गौर करें तो जिस तरीके से दिल्ली के दूसरे इलाकों में स्कूल है, अस्पताल है या और बहुत सारी फैसिलिटीज है, सफाई कर्मचारियों की जो उनकी नियुक्तियां होती है, उनकी ड्यूटीज लगती है, या उनके पास और जो रेलवे स्टेशन की तरह तो मेट्रो लाइन की बात कर रहे या सरकारी और सुविधाओं की बात कर रहे, वो आपके इलाकों में बिल्कुल नदारत है। अगर है भी तो नाम के लिए जहाँ 10 स्कूल होने चाहिए या 10 अस्पताल होने चाहिए वहां सिर्फ 1 है। तो यही हाल जो 5 विधानसभाएं जहां से मुस्लिम नाम का MLA जीतता है, पहले कांग्रेस का जीतता था, अब आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं, सबका हाल एक सा है। यानी अगर आप ये समझ रहे हो कि ओखला बेहतर है, ओखला का भी हाल उतना ही बदतर है जितना मुस्तफाबाद का है। सिर्फ ओखला के भी चंद लोग पड़े हुए हैं और वहां पे जानिए यूनिवर्सिटी है, इसलिए आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि ओखला आपके इलाके से ज्यादा डेवलप है। नहीं है, जहां 40 स्कूल होने चाहिए वहां पे भी सिर्फ 3.5 स्कूल है। एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी सरकारी अस्पताल, वो प्राइवेट अस्पताल जो बराबर में अपोलो और होली फैमिली है उसके नाम से वो उनको बरगलाते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज है मेडिकल। सच्चाई ये है कि वहाँ भी अस्पताल नहीं है, सच्चाई ये है कि मुस्तफाबाद में अस्पताल नहीं है, सच्चाई ये है कि शिरपुर में भी अस्पताल नहीं है। लेकिन इन सारे MLA के हमेशा इसमें मुसलमान होते हैं, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत ये नहीं होती अपनी सरकारों से इस बात का मुतालबा करें कि आखिर आप यहाँ पे बुनियादी जो सुविधा है, शिक्षा और चिकित्सा, कम से कम यही 2 चीजें आप प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन वो ना उनकी प्रायोरिटी में है, ना वो कराते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसका हल क्या है? वो कौन सी सूरत होगी कि जिससे आपके इलाके भी दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह कामयाब होंगे? तो जाहिर है वो ये तब पॉसिबल होगा जब आपकी क़यादत, आपकी नुमाइंदगी, आपका पार्टी कर रही होगी, आपका झंडा कर रहा होगा, आप में से कोई कर रहा होगा जो आपके लिए जिसका दिल धड़कता होगा, वही ऐवानों में जाके खुल के बोलेगा। जिस तरीके से बैरिस्टर अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब आपके हर मसले पे पार्लियामेंट में बोलते हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ये IMIM का जब यहाँ से MLA जीतेगा तब वो असेंबली में बोलेगा और इंशाअल्लाह इस बार भी यहाँ से पार्षद जीतेगा, वो MCD में जाएगा। तो मैंने आपको ये जो तमहीदी गुफ्तगू की, ये पूरी तमहीद बांधी और ये बताई कि आखिर आप अपने इलाके को कैसे अच्छा करेंगे। जाहिर बात है कि सबसे पहले आपको सियासी तौर पर मुस्तैद होना होगा। सबसे पहले आपको अपने गिलेशिप में घुरा के एक दूसरे को समझाना होगा कि देखिए हिंदुस्तान में जो मूल्यत है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सियासी ताकत होती है। अगर मिसाल लें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि माननीय काशीराम के आह्वान पे किस तरीके से वहां से वहां का सबसे कमजोर तबका जो जिसको जादव कहते हैं, जिसको दलित कहते हैं, जब वो एक हो गया तो उसी समाज की उसकी नेतृत्व 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनी और उसने अपने समाज की सारी कमजोरियों को एक एक करके दूर कर दिया। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम IMIM अपने समाज की एक एक कमजोरी को एक एक करके दूर करेंगे और आपकी नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए राज़िद एक है। ये MIM का ये अज़्म है। MIM को आप सिर्फ सियासी जमात मत समझिए। सियासत तो इसलिए कर रही है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। असल काम तो इसका खिदमत करना
होते कि ईमानदार लोग रहते हो, समझदार लोग रहते हो, तो आखिर लगातार 40 साल से कैसे जीत रहे हैं? तो जरूर खिदमत कर रहे होंगे इस इलाके की। वही खिदमत इंशाअल्लाह हम दिल्ली की करेंगे, आप सब लोग मिलकर करेंगे, हम सब लोग मिलकर करेंगे, तभी इंशाअल्लाह हमारे हालात तब्दील होंगे। दूसरी एक बात और आपको बताता चलूं, जो मेरे कायद नसरुद्दीन ओवैसी साहब हर गली गली पूछे पूछे जाकर ये बात पुकार रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। उनका ये डायलॉग है, जब वो मुखातिब होते मुसलमानों से तो आप उनकी आंखों में देखा करिए, वो एक दर्द, एक तड़प होती है, एक अलग से उन्हें नूरानी, एक अलग से रूहानी ताकत उनके पास होती है, और वो आप लोगों को मुखातिब हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं मुसलमानों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के सब समाजों ने अपना नेता चुन लिया, जिस तरीके के सारे हिंदुस्तान के सारे समाज ने अपनी सियासी क़यादत को खड़ा कर लिया और अपने मामला को हल कर लिया कि मुसलमानों अब तुम्हारा नंबर है, तुम अपनी सियासी पार्टी के नीचे आ जाओ और अपने कायद के नीचे आ जाओ, ताकि हम अपनी नस्लों को दोस्तों बुजुर्गों, मेरी आपसे हर बड़ी दरखास्त है कि मुस्तफाबाद बहुत ही इनकलाबी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने खुद दर्द झेला है, आपने वो दंगों का वो दंगों की तकलीफ झेली है, तो जाहिर बात है कि आप हमसे ज्यादा उससे वाकिफ हैं। हम सिर्फ आपके साथ उस वक्त तो हमदर्दी जता पाए, लेकिन इंशाअल्लाह अब MIM अपने पूरे आबोताब के साथ, पूरे संगठन के साथ दिल्ली में फैल चुकी है और 70 सीटों पर MCD चुनाव लड़ने का इरादा रखती है, और उसमें सबसे मजबूत सीट ये मुस्तफाबाद है और उसमें ये नेहरू बिहार है। इंशाअल्लाह ये सबसे पहले होते हो। मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है कि आप मजलिस को अपनी पार्टी, अपना परचम और अपना एहसास और अपने बच्चों के लिए अपना मुस्तकबिल समझ लीजिए। इसके लिए आप उस तरीके से मेहनत कीजिए जैसे कि आप अपने मामला को करते हैं, अपने पर्सनल मामला को करते हैं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि इसकी तैयारी ऐसी करनी चाहिए जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारी करते हैं। हम सब लोग इसी तरीके से लगे हुए हैं मायने में, हम चाहते हैं कि कोई गली न छूट जाए, कोई इंसान न छूट जाए जहाँ तक हम अपनी पार्टी का पैगाम न पहुँचा दे, क्योंकि हमने अपने तंग हालात देख लिए दिल्ली के, जब बिना सियासी मुद्दे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में हमें और आपको इस बात का मुजाहरा करना होगा और इसको ये एहसास कराना होगा, सबसे ज्यादा एहसास कराना होगा आपको अरविंद केजरीवाल को, जिसने हालिया तौर पर हमारे साथ गद्दारी की है, हमारा दिल दुखाया है, हमारे साथ वो सारे वादे जो उसने किए, या यूं कहिए कि उसके साथ जो वफा करने की जो हमें सजा मिली कि हमें दंगों में अपने जान से, अपने माल से, अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों बुजुर्गों, यही एक मौके होते हैं सियासत में कि चुनाव के वक्त बदला लिया जाता है, और ऐसा बदला लीजिए कि उसकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हिल जाए और वही सोचने में मजबूर हो जाए कि दूसरे नंबर में एक और पार्टी है जो अब बूढ़ी तो हो चुकी है, लेकिन उसके डंक नहीं डरे हैं। वो हमारा वोट खाते खाते लेते लेते उसके अंदर बुढ़ापा आ गया और उसको अल्लाह ताला ने ऐसी सजा दी कि जो 3 बार की मुख्यमंत्री, 3 बार की लगातार सरकार बनाने
हम दलितों पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने दलितों को यह आह्वान किया है कि भले से आपकी सीटें कम हो, हमारी सीटें ज्यादा हो, तब भी आप लोग आइए और हमारी मदद करिए और हम ये भी इंशाअल्लाह दलित मेयर बनाएंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, अभी आपने आम आदमी पार्टी के बारे में, कांग्रेस के बारे में सुना। अब आ जाता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी जो अपने गुरूर में चूर हो चुकी है, जिसको ये गुरूर हो गया था कि हम तो अजय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, उसको हालिया दिनों में हमारे ही अंदर के वर्ग के एक ग्रुप यानी सिख भाइयों ने वो धूल चटाई है, किसान भाइयों ने वो धूल चटाई है कि सारे वोट भागता हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी हार रही है, वो बिहार पंजाब में भी हार रही है, वो और सारे राज्यों में हार रही है। इंशाअल्लाह वो दिल्ली में भी हारेगी, क्योंकि उसने 3 बार जो भ्रष्टाचार कायम किया है वो उसकी भी इंतहा करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल वतन घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लगातार पहले आपने इस वार्ड से तो आपने पहले कांग्रेस का जिताया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी का कांग्रेस जिताया, तब भी सरकार एमसीडी में तीनों में। दोस्तों बुजुर्गों, बात तो मेरी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आखिरी दरख्वास्त के तौर पे मैं आपको 2-3 जो बातें कही जाती हैं हमारे बारे में। एक तो ये कही जाती है कि हम तेलंगाना में 8 सीट पे लड़ते हैं, तो हम और जरूर जाके 40 सीटों पे क्यों लड़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 40 लाख से अगर 8 MLA है तो आप खुद बताइए उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ की आबादी है, 20% मुसलमान है, यानी 5 करोड़ का। तो अगर 40 लाख में 8 MLA जीते हुए तो 5 करोड़ का 100 MLA होंगे। उसी अनुपात में हम वहाँ पे MLA की बात करते हैं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ मुसलमानों ने अपनी जमात बनाई है, चाहे वो केरला में बनाई हो, वहाँ का मुसलमान अपनी जमात को वोट देता है, चाहे वो तेलंगाना हैदराबाद में बनाई हो, वहाँ का मुसलमान अपनी जमात को वोट देता है। दोनों जगह बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अगर खोलती भी है तो सिर्फ 1 सीट जीत पाई है, उन लोगों ने बीजेपी को घुसने नहीं दिया है। और जहाँ आपको सबसे ज्यादा डर दिखाया जाता है बीजेपी का, वहाँ पे आपकी जमात भी नहीं है। जैसे दिल्ली में MIM का क्या वजूद था इससे पहले, कोई चुनाव नहीं लड़ती, लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के पास है, तीनों MCD में बीजेपी है, और ऐसी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी है, बिहार में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है। तो आखिर ये कैसे बीजेपी आ गई? क्योंकि इसका हमारे वोट देने से ताल्लुक नहीं है, उसे मेजोरिटी ही जिताती है, मेजोरिटी ही हराती है। इसलिए हमारे दिमागों में से ये बात निकाल देनी चाहिए कि बीजेपी को हम हराएंगे। हमारे अपने दिमागों में ये बात रहनी चाहिए कि बीजेपी को तो हम हराएंगे ही, लेकिन हमें खुद जीतना भी। अब हमें खुद जीतने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें सारी कोशिश, सारी जस्तुजू अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने इलाकों के लिए, अपने कौम के लिए क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए करनी चाहिए। किसी भी जब तक आप सियासी तौर पर मुद्दे होना शुरू नहीं होंगे, तब तक पूरे दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज नहीं जाएगा। जिस दिन आप मुद्दे हो जाएंगे, आप देखना है ये सारी सेकुलर लोग, नाम यहाँ सेकुलर पार्टीज हैं, ये आपके दर पर नाक रगड़ेंगी, आपसे पूछेंगी बताइए आपको क्या कमी है, क्या तकलीफ है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 272 सीटें हैं और 272 सीटों पर 70 रखनी है ये MIM, तो आपने 202 सीटें बचेंगी, तो 202 सीटों पे भी तो आपका वोट है। ये मजबूर हो जाएंगे आपकी बात करने के लिए, इनको इनके हौसले बांधता हो जाएंगे, तो वोट बांधता हो जाएंगे, पूछेंगे पहले था ठीक है 70 सीटों पे तो आप MIM को दे दो, बाकी 202 सीटों पे हमें दे दो, हम हमारा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सेम हाल उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में एक साथ कांग्रेस को छोड़ के, मैं नाम भी देख रहा हूँ, जो वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता थे इमरान मसूद साहब, वो कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने
समाजवादी पार्टी ने दामन थामा, समाजवादी पार्टी ने उनको बुलाकर और बैरिंग कर दिया, उनको टिकट भी नहीं दिया, उनके चाहने वाले को भी टिकट नहीं दिया। एक वीडियो आपने सुन देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो मुसलमान तुम एक हो जाओ, वरना इन्होंने मेरा कुत्ता बना दिया। ऐसी वीडियो मैंने भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। उसके बाद पता चला है क्या हुआ? उसके बाद उनके लोगों ने समझाया नेताजी अब आपको अपनी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, अब मुसलमान ही आपकी इज्जत बचाएगा। बोले हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। ये बात पता चल गई अखिलेश को, और अखिलेश ने फिर उनको बतला दिया कि भाई साहब के IMIM में ज्वाइन कर लेना, अगर उसे तुमने ज्वाइन कर लिया तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और हमसे तो फिर डील कर लो। नेताजी का फिर डील कर। तो ये किरदार है आपके लोगों का। और दूसरी मिसाल बता दूं, देवबंद में किसी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, उससे सारी पार्टियों ने गैर मुस्लिम को टिकट दिया, जबकि उसमें 1.25 लाख मुस्लिम वोट है। लेकिन जब AIMIM ने मौलाना हसन मदनी के पोते मौलाना हुसैन मदनी को टिकट दिया तो उन्होंने दिया हुआ टिकट अपने ठाकुर का बदला और फिर राजी अली को टिकट दिया। उससे पहले वो मालिया की तरफ देखने का सोच रहा। तीसरी मिसाल में बताऊं, ये मैं आपको मिसाल इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मुत्तहिद होते हो, जब आपका खौफ क्या होता है, पार्टी किस तरीके से अपना रुख बदलती है। मुजफ्फरनगर में 42% मुसलमान है, एक आदमी को अपने मुजफ्फरनगर में टिकट नहीं दिया है। आज मीडिया में खबरें झांकते फिर रहे हैं, उनसे जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर मुसलमान तुम्हें वोट क्यों दे जब तुम उसको टिकट तक नहीं दे रहे। तो यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी मेकर है, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर मुसलमान कितनी सीटों पर असर डालता है, मुसलमान 272 में से 35 सीटों पर असर डालेगा, तो 35 सीटें हम नहीं लड़ेंगे, हम 235 सीटें जाएंगे। अरविंद केजरीवाल साहब जब ये 15% वोट रात के खजाने में से खिंचेगा तब आपको अपनी औकात नजर आ जाएगी, आपको मुख्यमंत्री बनना भी भारी पड़ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको अपनी ताकत का एहसास कराना है। जब तक इस जमहूरी निजाम में सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर आप अपनी ताकत का एहसास नहीं कराओगे, आपको कोई नहीं मानेगा, आपको कोई नहीं बैठानेगा। इसलिए मेरी आखिरी ये दरखास्त है कि आज ये बैरिस्टर मुजीब उवैसी साहब का पैगाम लेकर हम आपके घर पे हाजिर हैं, आपके दर पर हाजिर हैं और झोली फैला के आपसे ये दरखास्त करते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक हो जाओ और इस सियासी मैदान को अपना फरीज़ा समझ लो, अपनी सियासत से ऊपर उठ के मजहबी फरीज़ा समझ लो और इसमें इस तरीके से जुट जाओ जैसे आपने अपने पर्सनल मामला करते हो, कारोबार करते हो, अपने घर के बच्चों की परवरिश करते हो, इस तरीके से पार्टी की परवरिश करो, लोगों को कन्विंस करो। लोगों को वक्त लगेगा, लोग आपसे तकरार करेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि यार आपको किसने ठेका दिया, आपको किसने समझा दिया, ये तो कुछ नहीं है, ये रखे लड़ेंगे भाग जाएंगे। लेकिन मैं आपको दोस्तों बुजुर्गों, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपके सामने ये हल्फिया कह रहा हूँ, बावजूद खड़ा हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने ये वादा कर रहा हूँ कि करीम हफीज और उसकी पूरी टीम रात और दिन इस बात पे लगी हुई है कि किस तरीके से मुझे दिल्ली के मुसलमानों को सियासी विकास हासिल हो जाए, किस तरीके से दिल्ली के मुसलमानों को सियासी हुकूमत मिल जाए, आखिर में कौन सी जुल्म हो जिससे कि इनके मसाइल आसानी से हल हो जाए, आखिर में कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे जो जिन पार्टियों ने के वोट देकर इस्तेमाल किया है उनको हम कहीं नहीं ला सके। तो इन सब तमाम जुल्म की वजह से आज उसी कड़ी में आज दरखास्त कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा दरखास्त है कि आपका कैंडिडेट कोई भी हो, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि आपके 2 आदमी अपनी केंद्र सोचे एक को चुनना है, लेकिन जिसको भी हमारी पार्टी के खाला कमान चुने उसको आप अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा, उसको अपने वोट से नवाजिएगा और जहाँ तक जो भी हो सके गाँव में घर में सोखने जितनी मदद हो सके उसकी मदद कीजिएगा। कई अल्फाज से अपने मुतज़म्मीन का